और कन्नौज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अगरबत्ती के फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर एक अगरबत्ती की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद वहां पर आग लग गई। इस आग में झुलसने से 3 मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया है। कन्नौज के सदर कोतवाली के हरदोई तिराहा के पास का यह मामला है, जहां पर आग में झुलसकर 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगरबत्ती की फैक्ट्री है जिसमें विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद आग लग गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और घायलों की स्थिति, जो लोग इसमें झुलसे हैं, उनकी जो हालत है उनमें से कुछ की काफी नाजुक बताई जा रही है। बुरी तरीके से ये लोग जल गए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस भी इस मामले पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। कन्नौज का यह मामला है जहां पर अगरबत्ती की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। तुम्हारे गाड़ी नहीं है क्या है? तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कन्नौज की, जहां पर अगरबत्ती के फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए हैं। फिलहाल ये विस्फोट क्यों हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है। क्या इसमें कोई मानवीय भूल रही है या फिर वजह क्या रही है, ये जांच का विषय है, जांच का पहलू है, इस पर जांच जरूर होगी। फिलहाल जितने भी 3 जो जख्मी हुए हैं, इन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हाँ चल रहा है। तुम्हारे गाड़ी नहीं है क्या है? कन्नौज की अगरबत्ती फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग के कारण 3 मजदूर बुरे तरीके से झुलस गए हैं। ये अगरबत्ती की फैक्ट्री थी। जैसे बताया जा रहा है कि पहले एक धमाका हुआ है, उसके बाद आग लगी है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तुम्हारे गाड़ी नहीं है क्या है? युवा संवाद के लिए चंपावत पहुंचे हैं कर्नल कोठियाल। चंपावत में युवाओं से संवाद करेंगे कर्नल कोठियाल। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर चंपावत पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल, जहां पर संवाद इस वक्त कर रहे हैं और ये युवा संवाद है। गोलजेव मंदिर और बालेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। कल्लुहा घाट में मां बाराही देवी के भी उन्होंने दर्शन किए थे और इस वक्त युवाओं के साथ उनका संवाद चल रहा है। ये जो लोग बीमार होते हैं उनको ऊपर के एरिया में, मतलब सबसे रिमोट एरिया में वो कैसे दी जाए, कि सरकार की जिम्मेवारी है। तभी तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि पहाड़ मुश्किल है तो दुर्गम है तो आओ वही देहरादून या हल्द्वानी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ही सरकार की जिम्मेवारी है कि बिजली और पानी मुहैया कराना। होता क्या है, क्योंकि कर नहीं पाती है तो फिर वो ना कोई और कारण बना लेती है। तो कहती है हम कुछ सब्सिडी में देंगे, कि पहले 100 यूनिट के लिए हम इतने रुपए में देंगे, 200 यूनिट के लिए इतने रुपए में देंगे, पहाड़ के लिए थोड़ी सब्सिडी और कर देंगे। लेकिन एक्चुअली ये जो फ्री है ना, ये फ्री नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का जो देना चाहिए। अब एक पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, करप्शन के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है, यही मतलब हुआ। इंडिया करप्शन के खिलाफ खड़ी हो रही है। उससे बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने जब दिल्ली जैसी जगह में जहां
जहाँ पे कि बिजली खरीदी जाती है, मतलब जहाँ से भी बिजली पैदा होती है उसके बाद खरीदी जाती है, उसके बाद उसने अगर मुहैया कराई है और ऐसा नहीं कि किसी और इंसान के ऊपर। बाराबंकी में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों की खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी के विधायक शरद अवस्थी गांव वालों से मिलकर उनके हालचाल को जाना है। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल बाढ़ पीड़ितों ने विधायक पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि रामनगर तहसील के तमाम गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और उनको किसी तरीके से मदद नहीं मिल पा रही थी। अमरोहा के 10 गांव के लोग जिंदगी दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हैं। यहां बारिश के कारण रामगंगा पोषक नहर में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के तेज बहाव में बह जाने के डर से सिंचाई विभाग ने नहर पर ग्रामीणों के आने जाने के लिए बना पांटुनु पुल भी हटा दिया है। इसकी वजह से लोग अब एक रस्सी का जुगाड़ कर नाव के सहारे पानी में 400 मीटर का सफर कर रहे हैं। इस दौरान गांव में चाहे कोई बीमार हो या फिर कोई दूसरी परेशानी हो, सभी को इस रस्सी के सहारे ही नाव पार करनी है। दोपहिया वाहन भी इन्हीं जुगाड़ के नाव से इधर से उधर जाते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जाहिर की है। ये पुल की समस्या काफ़ी समय से है जी, आज़ादी के बाद से ही ये समस्या है और अभी अपने विधायक राजीव तरारा जी के माध्यम से उनके प्रयास से पुल का निर्माण शुरू हुआ है, जिससे इस क्षेत्र को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये पानी की समस्या है, यहाँ पे पुल नहीं है। तो जो भी साधन है सब नाव पे ही है। कितने समस्या है? ये तो आज़ादी के समय पे ही है। जैसे बरसात होती है तो बरसात के दिनों में क्या समस्या है? बरसात समय पर पानी जाता है, सब ना ही तो आना जाना ना ही रास्ता है कोई भी, बस जो भी सहारा एक नाव का ही है। जितनी भी तकलीफ हो जाती है, बीमार हैं लोग जो भी हैं, बस ये नाव के सहारे से आना पड़ता है पार को। गोरखपुर के खोराबार के रामनगर कटजहा में फोरलेन चौकी के पास पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश धर्मदेव यादव के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से बाइक और डबल बैरल की बंदूक बरामद की है। बदमाश धर्मेंद्र यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। सूचना मिली कि बागागाड़ा की तरफ से 2 बदमाश जगदीशपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोराबार की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम उनका जब पीछा किया तो जंगल चौरी एयरफोर्स रडार इसके पास उन्होंने पुलिस पे जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे तत्काल अभी हॉस्पिटल लेके गया है और दूसरा बदमाश वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। इसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। घटनास्थल से एक BBBL बंदूक, एक पल्सर, एक 12 बोर का खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी माने जाने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई हुई है। भूमाफिया गुलबहार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने के लिए नदी पर प्राइवेट पुल बना डाला। नदी पर अवैध तरीके से बनाया गया पुल मानकों के विपरीत और कमजोर है, जिसके कारण इससे गुजरने वाले लोगों की जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। प्रशासन की ओर से आरोपी गुलबहार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद से गुलबहार फरार है। मामला झलवा इलाके के देवघाट का है। ये देखिए थाना धूमनगंज में लखनपुर गांव में ससुर खदेरी नदी है, एक छोटी नदी है। इस पर लखनपुर गांव में वहां के रहने वाले एक गुलबहार हैं, सन ऑफ माशूक अहमद हैं। इन्होंने एक अस्थायी पुल बनाया है ईंटे से जोड़ करके, और इनका ये पर्पज़ था कि दोनों तरफ ज़मीनें हैं, वहाँ पर ये प्लॉटिंग करते। लेकिन इसकी सूचना मिली कि ये पुल बन रहा है और उस पर मिट्टी डाल करके उसके लेवलिंग का कार्य हो रहा है। जब इसकी राजस्व विभाग से जाँच कराई गई तो ये पाया गया कि सही में नदी पर पुल बना करके एक तो नदी के प्रवाह को ये दूषित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बाधित कर रहे हैं। साथ ही जो ज़मीन सरकारी है, जो नदी का कछार है, उसको लेवल करके प्लॉटिंग की इनकी मंशा है। ये प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रानीगंज मांधाता के बाद कंधई में गोलीबारी की गई। चौराहे पर युवक सुनील सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी और उसका बाइक लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद सुनील सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाएगा। दूसरी तरफ रानीगंज इलाके में 2 युवकों पर उस वक्त गोलियों की बौछार की गई जब दोनों हरिहरगंज बाजार में चाय की दुकान पर बैठे थे। हमला करने का आरोप संडोरा के ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों पर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं मांधाता
थाने के सुजानपुर और डिहवा पवारपुर में बच्चों के विवाद में दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए। विवाद इस कदर बढ़ा कि पथराव और फायरिंग की गई, इसके कारण 3 लोगों को गोली लगी है। हम पेट्रोल पंप से तेल लेकर जा रहे थे। कहाँ से? बनी पेट्रोल पंप 13 में से। अच्छा। हमारी गाड़ी का हम वो मोनो ब्लॉक लगाए थे सीचरदी खेत, तो मोनो ब्लॉक पहुँचाने के लिए जिसका लिए थे जा रहे थे, तो गाड़ी का तेल खत्म हो गया। गाड़ी का तेल खत्म होने के बाद भैया फ़ोन किए कि तेल ले आओ, तो मतलब ये आपके भाई हैं? हाँ भाई हैं। हम तेल लेके जा रहे थे, तो वहाँ मतलब अपने रोड पे पहुँचे, वहीं तेल छोड़ लिया, बोला छोड़ बोझड़ी पे। अच्छा। तेल छोड़ लिए, तेल छोड़ के चला गया। मैं वहाँ से हल्ला मचाया, तब तक भैया लोग। कितने बदमाश थे? 3 लोग। अच्छा, गोली से मारे? हाँ। बलिया में सरकार के जीरो टॉलरेंस को भ्रष्टाचारी चुनौती दे रहे हैं। मामला फेफना विधानसभा के अंतर्गत पिपरा कला गांव और कैथवली का है, जहां पर सड़क निर्माण के नाम पर 1 साल से ऊपर गांव के मुख्य मार्ग से आने जाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके कारण नाराज ग्रामीणों ने सरकार को जगाने के लिए सड़क पर धान की रोपाई की। लोगों का आरोप है कि सड़क के निर्माण के नाम पर गिट्टी बिछाकर ठेकेदार गायब है। पिपरा कला गांव के मुख्य मार्ग को और कथवली की सड़क का शिलान्यास फरवरी 2020 में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया था। लोगों का कहना है कि 1.5 साल पहले सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं है। सड़क के नाम पर कहीं पर गिट्टी तो कहीं पर मिट्टी ही दिख रहा है। मकसद ये था कि जो बगल में हमारे खड़े हैं पूर्व प्रधान बड़े भाई श्री रामनिवास यादव जी, इनके कार्यकाल में 25-30 टाली ईंट या अधिक होगा, 300 साढ़े 300 मीटर 400 मीटर ये खनीचा फेंका गया था चक रोड पे। और अगला जो कार्यकाल टर्म आया पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा ये पूरा खनीचा निकाल लिया गया। उसका ये कारण उन्होंने ये दर्शाया कि ये पीच हो रहा है। चूँकि हम लोगों के नेता, हम लोगों के अभिभावक, हम कार्यकर्ता हैं उनके माननीय मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी के, उनके द्वारा और माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के द्वारा यहाँ भूमि पूजन हुआ था। शिलापट लगा होगा, आप आगे देखें। भूमि पूजन हुआ तो क्या भूमि पूजन हुआ पीच के लिए हुआ, चौड़ीकरण के लिए हुआ, तो क्या खनीजे पे पीच नहीं हो सकता है? ये किस संविधान में लिखा है कि खनीजा है, अगर वहाँ पीच किया जाएगा तो खनीजा उखाड़ लिया जाएगा तब पीच किया जाएगा? लोग रोपनी कर रहे हैं धान का। क्या है तो रास्ता है भाई इस पर? रास्ता पहले था, अब तो ये खेत हो गया है। लोग इसको खेत बनवा के खनीचा इस पर था 300 मीटर, खनीचा उजाड़ कर कहीं उठा कर लेके चले गए ईंटा, और ये अब खेत हो गया है, लेव लग रहा है, आने जाने में लोग रोपनी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार युवाओं पर अधिक भरोसा दिखाने के मूड में है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी चुनावी मैदान में 30 से 35% युवाओं को उतार सकती है। इसके अलावा बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में भी है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे भी कराएगी। सर्वे के नतीजे के आधार पर ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। यह सर्वे क्षेत्र में काम और लोकप्रियता के आधार पर होगा। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रोज अलग अलग स्तर पर बैठकें होती हैं और रणनीति तय की जाती है। इस बार जो इस रणनीति बनाई जा रही है वो सीधे सीधे टिकट बंटवारे को लेकर है कि टिकट किस तरीके से दिए जाएं ताकि एक बार फिर से सरकार रिपीट हो। इस वक्त न्यूज रूम से मेरी सहयोगी गरिमा जुड़ रही हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। गरिमा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पूरे रणनीति को देखें, पिछले कुछ स्टेट्स में जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, उनकी रणनीति रही है कि कम से कम 30-40% जो विधायक है सिटिंग, उनके टिकट काट दीजिए। उसके पीछे आप कह दीजिए कि एज फैक्टर है, आप काम नहीं कर रहे थे, आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, उसके जगह पर नए लोगों को टिकट दीजिए जिससे एक जो उस क्षेत्र विशेष पर नाराजगी है उसको कम किया जा सके। क्या यूपी उसी रास्ते पर चल रहा है?
देखिए धर्मराज, स्ट्रैटेजी है पार्टी की और स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी तौर पर 22 की बिसात पर फतेह हासिल करनी है। अब इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित तौर पर पहली बात तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि युवाओं पर भरोसा किया जाना चाहिए, या हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा है। आपने 30 से 35% का जो जिक्र किया है कि युवाओं को मौका दिया जा सकता है, ये मैं बढ़ाकर 60% करना चाहती हूँ। और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि तकरीबन 60% युवाओं पर भरोसा जाहिर किया जा सकता है और 60% जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट काटा जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा एक तैयारी है, प्राइवेट एजेंसियों की मदद ली जाएगी, बाकायदा सर्वे कराया जाएगा और उस सर्वे को कैटेगरीज में बांटा जाएगा। जो भी रिएक्शन आएंगे सर्वे के बाद, एक्सीलेंट, गुड और एवरेज, कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को एक्सीलेंट रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उनको टिकट मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को गुड या एवरेज मिलेगा, गुड वालों की कुछ संभावना बनती है, लेकिन जो एवरेज रहेंगे उनकी बिल्कुल संभावना खारिज कर दी जाएगी और संभावना खत्म हो जाएगी कि उनको टिकट मिलेगा। इसके अलावा ये जो सर्वे होगा इसमें अपनी एजेंसियों की तो मदद ली ही जाएगी, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है। तो पहली चीज तो ये। अब इसमें नॉन परफॉर्मेंस एक वर्ड आता है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा। इसके लिए 6 महीने की मियाद भी तय कर दी गई है कि 6 महीना आपके पास है, आप सरकार की तमाम योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं, अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, लोगों से कम्युनिकेट करें, संवाद करें, इस तरह की तमाम चीजें। एक और बात धर्मराज बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की भी कवायद है, ताकि जो लोग निष्क्रिय बैठे हुए हैं, जो शिथिल बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में आ जाएं। और हम दर्शकों तक ये खबर भी पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया ये खबर पहुंचा रहा है कि बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो डॉक्टर महेंद्र हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा हो, ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये कई चेहरों के लिए पहली बार होगा जब वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। तो ये साम दाम दंड भेद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये बीजेपी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इसको जीतना उनके लिए कितनी बड़ी सफलताओं में शुमार होगा। युवाओं पर भरोसा जाहिर करना युवा पार्टी की पहले से स्ट्रैटेजी रही है। आप याद कीजिए 2014 या 2014 से पहले 2013 की वो महत्वपूर्ण बातें याद कीजिए, जब केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख नरेंद्र मोदी को बनाया गया था और तभी से उन्होंने रैलियां करनी शुरू की थी। और जब रैलियां करते थे नरेंद्र मोदी तो सीधे सीधे वो कहते थे कि भारत इसलिए विश्व में सिरमौर है क्योंकि यहाँ की 60 से 70% आबादी युवा है, यही युवा हमारी ताकत है। तो इसी स्ट्रैटेजी पर काम करने की बीजेपी की कोशिश, प्राइवेट एजेंसियों की मदद ली जाएगी, सर्वे होगा, सर्वे में जो नतीजा निकलेगा उसके आधार पर टिकट काटे जाएंगे। लेकिन खतरे की घंटी उन विधायकों के लिए जरूर हो सकती है जो निष्क्रिय रहे, शिथिल रहे, उनके लिए फिर से एक मौका है कि अब वो सचेत हो जाएं। और कहा यह भी जा रहा है कि अगस्त तक ये तमाम सर्वे जो है पार्टी पूरा कर लेगी, यानी कि रफ्तार जबरदस्त। गरिमा, आपने जो जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी अमूमन जब कहीं भी विधानसभा का चुनाव होता है तो कम से कम 1 साल पहले वो स्टैंड बाय मोड पर आ जाती है, संघ स्टैंड बाय मोड पर आ जाता है। यूपी जैसा स्टेट है तो आप समझिए कि पिछले 1.5-2 सालों से ही मतलब कि जब सरकार बनी थी तब से ही सरकार स्टैंड बाय मोड पर है, क्योंकि यूपी का महत्व क्या है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। संघ भी बैकडोर से पूरी तरीके से होगा, कई सारे प्राइवेट एजेंसियां होंगी जिसके लिए सक्रिय होंगी। और भारतीय जनता पार्टी एक एक विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तय करती है, उनके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं कि आप कितने लोकप्रिय हैं, आपसे जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, आपने कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं। हालांकि अगले 1-2 महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कि धर्मराज, आपने 2 बातें कही, उन दोनों बातों का मैं क्रम से जवाब दे दूं। पहली बात आपने ये कही है कि बीजेपी 1 साल से चुनावी मोड में आ जाती है, ये मैं नहीं कह रही, ये बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सुनिए, यहां तक कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बयान सुनिए, बीजेपी के तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोग जो हैं, उन सभी के बयान आप सुनेंगे तो ये समझ में आएगा कि बीजेपी ये कहती है कि जैसे ही किसी चुनाव में हम जीत हासिल करते हैं, ठीक उसी समय से हमारा संगठन, हमारे पदाधिकारी, तमाम लोग हम अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। पहली चीज तो ये। अब आपने जिक्र किया कि रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, सबसे रिएक्शंस मांगे जाएंगे। आप सोचिए जरा, एक विधायक जो सिटिंग एमएलए है, उसका रिपोर्ट कार्ड अगर बूथ स्तर पर जो काडर मौजूद है, जो जिला स्तर पर पदाधिकारी है, यानी कि इतने छोटी यूनिट से भी तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लिया जाना है, तो सोचिए जरा कि बीपी कितना बढ़ा हुआ होगा तमाम विधायकों का, कि और परफॉर्मेंस का दबाव कितना जबरदस्त होगा।
लेकिन कुल मिलाकर जो नीति है, संगठन की योजना है पार्टी की, वो सिर्फ इसीलिए है कि 22 की बिसात पर फतेह हासिल की जाए। इकलौता वन लाइनर एजेंडा यही है धर्मराज। इसके लिए साथ साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बैठकें कर रही है, इसमें एक रणनीति ये भी हो सकती है कि जो संभावित उम्मीदवार होंगे, अगर आपने जैसा बताया कि 50 से 60% युवा होंगे, अगर वो युवा ऐसे होंगे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा, किसी सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाएगा, तो उन युवाओं को कहीं ना कहीं से संकेत तो देंगे कि भाई तुम भी फील्ड में चले जाओ, तुम्हारा भी नाम है लिस्ट में। देखिए धर्मराज, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, जो मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि एक ऐसी पार्टी बीजेपी जो हर दफा तमाम चुनौतियों से इतर जाकर परफॉर्म करती है, कम से कम 70% परफॉर्म करती है, 30% क्या कहा जा सकता है कि सफलता हाथ लगती है। लेकिन चुनौती ये होने वाली है कि जो सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट काटा जाएगा, क्या उन्हें पार्टी को डेंट करने से रोके जाने की भी कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाराजगी, वो आक्रोश कहीं पार्टी को तो डेंट नहीं पहुंचाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि माहिर है संगठन भी और पार्टी भी कि कैसे साधा जाना है, कैसे चाबुक चलाना है, कहां पर सख्ती करनी है, कहां पर नरमी बरतनी है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अब कप ऑफ टी है। और बीजेपी जिस तरीके से 2022 के चुनाव में लीड ले रही है, मैदान पर जमी हुई है पूरी तरीके से। और देखिए अभी 22 प्रकोष्ठों की और 26 विभागों के पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और इसमें 300 से 400 पदाधिकारियों के पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। देर शाम तक ये मीटिंग चलेगी। तो आप ये सोचिए कि जमीन पर किस तरीके से एक्टिव बीजेपी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को कहीं से भी हल्के से नहीं ले रही है, ना लेगी, क्योंकि 2022 के बाद 2024 को भी टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।